आज हम नया टॉपिक करेंगे वैलिडिटी ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। एक आर्ग्यूमेंट कब वैलिड होता है? टू प्रीमाइजेस और एक कंक्लूजन, मतलब स्टैंडर्ड और स्ट्रक्चर फॉर्म हो। ठीक है। आर्ग्यूमेंट कंसिस्ट टू और मोर प्रपोजिशन ऑफर एज एन एविडेंस फॉर अनदर प्रपोजिशन। प्रीमाइजेस का मतलब पता है क्या? स्टेटमेंट, रीजन। कंक्लूजन क्या होता है? जो एविडेंस है वो प्रीमाइजेस से सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा, वो कंक्लूजन होता है। टाइप ऑफ रीजनिंग पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था? इंडक्टिव होती है, डिडक्टिव। इंडक्टिव में प्रोबेबिलिटी, ट्रू, कंक्लूजन की बात होती है, और डिडक्टिव में 100% श्योरिटी और सर्टेनिटी की बात की जाती है। इंडक्टिव में हम स्पेसिफिक फैक्ट को ऑब्जर्व करके थ्योरी बनाते हैं, जनरलाइजेशन करते हैं, और डिडक्टिव में थ्योरी ऑलरेडी बनी होती है, सिर्फ हम थ्योरी की टेस्टिंग करेंगे कि वो थ्योरी वैलिड है या नहीं है। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म वही, दो प्रीमाइजेस और एक कंक्लूजन हो किसी भी आर्ग्यूमेंट में। एक मेजर टर्म पढ़ी थी हमने, एक माइनर टर्म पढ़ी थी और एक मिडल टर्म। मेजर टर्म कौन सी थी? प्रेडिकेट ऑफ कंक्लूजन। ठीक है। और माइनर टर्म कौन सी थी? मिडल टर्म। मिडल टर्म को मिडल टर्म को हम कैंसलिंग टर्म भी बोलते हैं, जो दोनों प्रीमाइजेस में तो आएगी बट कंक्लूजन में नहीं आएगी। सेकंड मेन बात ये है कि बिना मिडल टर्म कंक्लूजन ही नहीं निकल सकता, क्योंकि दोनों प्रीमाइजेस में कोई चीज़ कॉमन होगी, वो कैंसिल होगी, फिर बाद में ही तो हम कंक्लूजन में पहुंचेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर मैं कोई भी एग्जाम्पल लूँ, प्रीमाइजेस 1, ऑल A R B। प्रीमाइजेस 2 ली मैंने, ऑल B R C। इनमें से मिडल टर्म कौन सी है? B है। B कैंसलिंग टर्म। ठीक है, कैंसिल होगी। कंक्लूजन क्या निकला? ये टर्म कैंसिल हुई तब भी तो कंक्लूजन निकला कि ऑल A R C। अगर मिडल टर्म नहीं होती तो क्या कंक्लूजन निकल पाता? नहीं निकल पाता। हाँ जी। और किसी की कोई प्रॉब्लम है? आपका इशू है? आप अपने एंड से चेक करो, यहाँ से तो सब सही है। आप एक बार ना लीव करके दोबारा रीजॉइन कर लीजिए। हाँ। सबसे मेन कंडीशन किसी भी आर्ग्यूमेंट के वैलिड होने की क्या? 3 टर्म्स होनी चाहिए। ठीक है। 3 टर्म कौन कौन सी? मेजर, माइनर और मिडल। वो जो क्वेश्चन था ना, वो आज इस टॉपिक से रिलेट करेगा। मेजर टर्म कौन सी थी? कंक्लूजन का प्रेडिकेट। माइनर कौन सी थी? कंक्लूजन का। और मिडल टर्म कैंसलिंग टर्म। ठीक है। अगर किसी भी, ये 3 टर्म होनी चाहिए। अगर किसी भी आर्ग्यूमेंट में 4 टर्म है ना, तो उसको हम बोलेंगे फैलेसी ऑफ 4 टर्म। क्या बोलेंगे? जैसे ही कोई भी एग्जाम्पल, कई बार होते हैं ना, एक वर्ड का मीनिंग 2 तरीके से निकल सकता है। ठीक है। तो प्रीमाइजेस में तो सेम वर्ड की बात हो रही है, बट कंक्लूजन में वो वर्ड अलग सेंस दे रहा है, तो क्या हो जाएगा? वो कौन सी फैलेसी मानी जाएगी? 4 टर्म। मतलब किसी भी वैलिड आर्ग्यूमेंट के लिए 3 टर्म का होना जरूरी है। पहली कौन सी है? मेजर टर्म, माइनर टर्म और मिडल टर्म। अगर इन टर्म के अलावा कोई एक्स्ट्रा टर्म है तो वो फैलेसी के अंडर आएगी, वो आर्ग्यूमेंट इनवैलिड होगा। ठीक है। अब बात ये आती है कि फैलेसी होती क्या है? ये फैलेसी मतलब क्या है? इस फैलेसी का मतलब होता है फॉल्ट या गलती, मतलब कुछ भी एरर है आर्ग्यूमेंट में, तो वो क्या हो जाएगी? फैलेसी। अब कोई भी आर्ग्यूमेंट वैलिड इनवैलिड कब होगा? मतलब ऐसे कैसे पता लगेगा कि किस आर्ग्यूमेंट में फैलेसी है या नहीं है? मतलब फैलेसी नहीं है इसका मतलब कि वो वैलिड है। तो उसके ना कुछ रूल्स दे रखे हैं, वो पढ़ते हैं। रूल नंबर 1, फर्स्ट मेन इंपॉर्टेंट रूल, देयर शुड बी 3 टर्म। 3 टर्म कौन सी? मेजर और मिडल टर्म।
मतलब अगर किसी भी आर्ग्यूमेंट में 4 टर्म है तो वो इनवैलिड होगा और वैलिडिटी ऑफ 4 टर्म बोलेंगे उसे। फर्स्ट रूल क्या है कि 3 टर्म होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग पढ़ाया था मैंने कि डिस्ट्रीब्यूशन में 100% की बात होती है। ऑल के केस में क्या था, डिस्ट्रीब्यूट, सब्जेक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि सारे के सारे ए बी है, बी ए नहीं है, ए सब्जेक्ट, पूरा जो 100% एरिया किसका कवर हो रहा है, सब्जेक्ट का। तो ऑल के केस में डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। नो के केस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही होंगे। सम के केस में दोनों ही नहीं होंगे। सम नोट के केस में ओनली प्रेडिकेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। रूल नंबर 2 थोड़ा सा बड़ा है, वो हम बाद में करेंगे, पहले हम रूल नंबर 3 देखते हैं क्या बोलता है। रूल नंबर 3 ये बोलता है कि मिडल टर्म, मिडल टर्म कौन सी टर्म है, कैंसलिंग टर्म, ठीक है, मस्ट बी यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब है डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिवर्सल का क्या मतलब है, डिस्ट्रीब्यूटेड एट लीस्ट 1 प्रीमाइजेस। मतलब ठीक है, मिडल टर्म प्रीमाइजेस में तो आएगी, कैंसिल भी होगी, पर दोनों प्रीमाइजेस में से कम एक प्रीमाइजेस में वो डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखो, मैंने ये 3 एग्जाम्पल से बता रखा है। फर्स्ट मैंने लिया ऑल PRM, फिर ऑल MRS, इन दोनों में मिडल टर्म कौन सी है, ये तो है प्रीमाइजेस 1, ये है प्रीमाइजेस 2, मिडल टर्म कौन सी है, क्या मिडल टर्म, अच्छा, और ये कौन सा है, ए, ऑल की बात हो रही है। ऑल के केस में डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। फर्स्ट प्रीमाइजेस पढ़ो, क्या मिडल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, नहीं है, कोई बात नहीं। सेकंड प्रीमाइजेस चेक की, क्या मिडल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है इन सेकंड प्रीमाइजेस, तो ये कौन सा आर्ग्यूमेंट हो गया, वैलिड हो गया, ठीक है। रूल क्या बोलता है, मिडल टर्म शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन एट लीस्ट 1 प्रीमाइजेस। दोनों में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो बेस्ट है, पर अगर दोनों में से अगर एक में भी डिस्ट्रीब्यूटेड है तो भी वो वैलिड माना जाएगा, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखो, मैंने लिया ऑल ARB, ये प्रीमाइजेस 1 है, प्रीमाइजेस 2 क्या ले ली, नो B इज C, मिडल टर्म कौन सी है, B है। अब प्रीमाइजेस 1 में चेक करो, क्या मिडल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, नहीं है। सेकंड प्रीमाइजेस में चेक करो, नो के केस में है, तो ये भी क्या माना जाएगा, वैलिड, ठीक है। मिडल टर्म शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट लीस्ट 1 प्रीमाइजेस। थर्ड एग्जांपल देखो, ऑल ARB सम BRC, प्रीमाइजेस 1 प्रीमाइजेस 2, क्या प्रीमाइजेस 1 में मिडल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, नहीं है, ओके। सेकंड प्रीमाइजेस चेक करो, सम के केस में डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, तो फिर ये भी नहीं, तो ये आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, इनवैलिड, वैलिड नहीं होगा, ठीक है। अब आ गया रूल सेकंड, जो हमने स्क्रिप्ट किया था, मैंने बोला था ना थोड़ा सा बड़ा है। पहले वाले 2 आगे हो गए क्लियर। फर्स्ट रूल क्या था, देयर मस्ट बी अ 3 टर्म। सेकंड क्या थे, हाँ, मिडल टर्म मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट लीस्ट 1 प्रीमाइजेस। सेकंड रूल क्या बोलता है, द मेजर एंड माइनर टर्म शुड ओनली बी यूनिवर्सल इन द कंक्लूजन इफ दे यूनिवर्सल इन प्रीमाइजेस। मतलब जो हमारी मिडल टर्म है, जो हमारी माइनर टर्म है, मिडल टर्म और माइनर टर्म अगर वो प्रीमाइजेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हमारा आर्ग्यूमेंट वैलिड है। देखो, जो मिडल टर्म है वो कैंसलिंग टर्म होती है, कंक्लूजन में तो आएगी ही नहीं, तो कंक्लूजन में उसका कोई रोल ही नहीं है। मेजर और माइनर टर्म देखेंगे, प्रीमाइजेस में मेजर टर्म या माइनर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो कंक्लूजन में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। प्रीमाइजेस 1 लिया मैंने, नो PRM, ठीक है।
प्रीमाइजेस टू ली, क्या सम एम आर एस, मिडल टर्म क्या है इसमें, क्या है मिडल टर्म, एम है, ठीक है। और कंक्लूजन देखो, अच्छा प्रीमाइजेस वन में डिस्ट्रीब्यूटेड कौन सी है, नो वाले में तो दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। प्रीमाइजेस टू में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। रूल क्या था, अगर ये वाला रूल ये बोल रहा है कि अगर कोई टर्म मेजर या माइनर डिस्ट्रीब्यूटेड है प्रीमाइजेस में, वो कंक्लूजन में भी होनी चाहिए, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या बोल रहा है, सम एस आर नॉट पी, पी कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, पी है, ठीक है। क्या ये प्रीमाइजेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, देख के बताओ, है, तो ये आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, वैलिड। हो गया क्लियर, ये बोला है कि अगर किसी प्रीमाइजेस में मतलब मेजर या माइनर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो मेजर और माइनर टर्म कंक्लूजन में भी डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। अब मैं एग्जांपल चेंज करके देखती हूँ। प्रीमाइजेस वन, मैं यही स्टेटमेंट उठा रही हूँ, नो पी आर एम, ठीक है। अभी भी बताया था। प्रीमाइजेस टू ली मैंने, सम एम आर एस, कंक्लूजन ये निकाल दिया सम, ये दोनों चीज तो पी आर एस, कंक्लूजन मैंने ये निकाल दिया, ठीक है। अब इसमें बताओ प्रीमाइजेस वन में डिस्ट्रीब्यूटेड क्या है, पी भी है एम भी है, क्या कंक्लूजन में है डिस्ट्रीब्यूटेड, सम के केस में क्या है, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, तो ये हमारा आर्ग्यूमेंट क्या हो गया, इनवैलिड। अब हो गया क्लियर, ठीक है। रूल नंबर 4 इजी सा है, अगर दोनों प्रीमाइजेस वन प्रीमाइजेस टू दोनों ही अगर पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, अब हम करेंगे टाइप ऑफ फैलेसी। फैलेसी का क्या मतलब होता है, फैलेसी का मतलब होता है एरर, गलती, किसी भी आर्ग्यूमेंट में एरर है या कोई गलती है उसको हम बोलेंगे फैलेसी। फैलेसी का मतलब है फॉल्स स्टेटमेंट, एरर या फिर कोई डिफेक्ट। ये जो डिफेक्ट है वो इंटेंशनली भी हो सकता है और अनइंटेंशनली भी हो सकता है। टाइप्स दे रखे हैं, एक तो होती है फॉर्मल फैलेसी, एक होती है इनफॉर्मल फैलेसी। फॉर्मल फैलेसी कौन सी होती है, जो डिफेक्ट हो स्ट्रक्चर में, मतलब स्ट्रक्चर क्या था आर्ग्यूमेंट का, टू प्रीमाइजेस एक कंक्लूजन, वो स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर रहा, तो कौन सी फैलेसी होगी, फॉर्मल फैलेसी, ठीक है। मतलब गोल्डन रूल है जो सिलोजिज्म का वो फॉलो नहीं कर रहा, तो कौन सी हो जाएगी, फॉर्मल। जैसे कि ये प्रीमाइजेस वन है, ये टू है और ये कंक्लूजन दे रखा है, ठीक है। इसमें पीपीसी स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, तो फिर ये क्या है, फॉर्मल फैलेसी नहीं है, मतलब, ठीक है। अगर ये स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हो रहा, एक प्रीमाइसिस से कंक्लूजन निकाल दिया, तो वो कौन सी फैलेसी होगी, फॉर्मल। इनफॉर्मल फैलेसी है ना, हमें ट्रूथफुलनेस बताती है। अब हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि ऑल फ्रूट आर एप्पल, क्या सारे के सारे फ्रूट एप्पल हैं, नहीं है, तो फिर ये कौन सी फैलेसी होगी, मतलब रियलिटी में वो चीज़ नहीं है, तो वो कौन सी फैलेसी है, इनफॉर्मल। ये जो क्या बताएगी हमें, ट्रुथफुलनेस। फॉर्मल आ गया जिसमें पीपीसी फॉलो नहीं हो रहा, इनफॉर्मल जो इरेलीवेंट असम्पशन है या फिर मिसयूज ऑफ लैंग्वेज हो रही है, मतलब कि ट्रुथफुलनेस नहीं है। अब ये बोल दे कि सारे के सारे चेयर तो टेबल है, ऐसे हो सकता है, रियलिटी तो नहीं है ना, तो कौन सी हो जाएगी, इनफॉर्मल फैलेसी। अब मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल फैलेसी, इसमें से नहीं, उसके टाइप नहीं, उसमें सिर्फ ये है कि
देखना है कि फॉर्मल फैलेसी है या नहीं। कैसे पता लगेगा? पीपीसी फॉलो हो रहा है तो नहीं है, नहीं हो रहा तो है। इसी से क्वेश्चन आता है, कोई भी ना स्टेटमेंट अपनी मर्जी से बना के दे देंगे, बोलेंगे बताओ कौन सी फैलेसी है। ये थोड़े कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं, मतलब ना देखना पड़ता है हाँ ये सिचुएशन उससे मैच हो रही है या नहीं हो रही। फर्स्ट है एड होमिन्स। एड होमिन्स फैलेसी में क्या है, इसमें ना हम पर्सन के करेक्टर को टारगेट करते हैं, ठीक है, एक पर्सन के करेक्टर को टारगेट करते हैं किसमें? एड होमिन्स में। अगर जैसे रूमरियस नहीं फैला देते किसी भी लड़के या लड़की या बच्चे, टीचर्स के बारे में भी फैला देते हैं, तो वो कौन सी फैलेसी होगी? एड होमिन्स, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है? कोई भी सिचुएशन बना देंगे वो कि वंस देयर वाज ए गर्ल, और जैसे कि बोल दिया कि ड्रिंक कर रही थी, वो उसके साथ थी, तो फिर ये क्या हो जाता है कि उसके पर्सनल अटैक करते हैं किसी भी पर्सन को। एक होती है स्ट्रॉ मैन। स्ट्रॉ मैन क्या है? इसमें अटैक किया जाता है किसी के भी वीक पॉइंट को, किसी भी पर्सन का में वीक पॉइंट पता लग जाए तो क्या है, वो कौन सी फैलेसी हो जाएगी? स्ट्रॉ मैन। उसके वीक पॉइंट पे होगा, इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है और वीक भी हो सकता है, इसमें करेक्टर को टारगेट करेंगे, ठीक है, इसमें ओनली वीक पॉइंट को। फिर होता है, फिर आती है एड इग्नोरेंटम, अपील टू इग्नोरेंस। इसका मतलब ये है कोई बात ना अब तक इसीलिए ही सच है क्योंकि उसको किसी ने झूठ नहीं बोलवाया, मतलब कि उसको प्रूव नहीं किया कि वो चीज़ गलत है। हाँ, आंखें खुलना, सभी मान रहे। जैसे पहले था कि पहले वाले जो लोग थे वो ये सोचते थे कि सूर्य है ना पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, पर बाद में इस चीज़ को, तब तक वो चीज़ सच थी, बाद में जब प्रूव हुआ तो वो चीज़ क्या होगी? झूठ होगी, गलत होगी, बाद में उसको प्रूव किया गया। तो ये कौन सी फैलेसी होगी? अपील टू इग्नोरेंस, एड इग्नोरेंटम फैलेसी, ठीक है। कोई बात इस वजह से ट्रू है क्योंकि उसे कोई फॉल्स साबित ही नहीं कर पाया। एक होता है फॉल्स डायलेमा, इसको हम ब्लैक वाइट फैलेसी भी बोलते हैं या फिर आइदर और की फैलेसी भी बोलते हैं। जब हम टू ऑप्शन में स्टक हो जाएं, या तो ये या तो ये, चॉइस नहीं रख देते किसी के सामने, या तो ये चीज़ कर लो या वो कर लो, तो वो कौन सी फैलेसी हो जाएगी? फॉल्स डायलेमा। थोड़े अटपटे हैं बट हो जाएंगे। फिर आता है स्लिपरी स्लोप, इसको ना आंटी टाइप फैलेसी भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हम कोई भी एक इवेंट देख लेते हैं, फिर बाद में उस इवेंट की एजम्पशन करने लग जाते हैं कि हाँ अब ना आगे ऐसे होगा। बेसिकली ये कहाँ पे होती है? मूवीज़ देखते हैं या फिर सीरियल में भी, नेक्स्ट एपिसोड में ना ये होने वाला है, तो फिर जो चीज़ एजम्पशन पे है, मतलब एक करंट इवेंट को जो हो रहा है उसको एज्यूम कर, मतलब आगे फ्यूचर के इवेंट्स को एज्यूम करना, तो ये कौन सी होगी? स्लिपरी स्लोप। फिर आता है सर्कुलर आर्ग्यूमेंट, पिटेंशन प्रिंसिपल भी बोलते हैं इसको। व्हेन ए पर्सन आर्ग्यूमेंट इज जस्ट रिपीटिंग इज सर्कुलर। सर्कुलर मतलब कि सर्कल, मतलब ना प्रीमाइजेस पे ही अटके रह गए, कंक्लूजन निकाला ही नहीं, तो ये कौन सी हो जाएगी? जहाँ से शुरुआत की थी वहीं पे हम पहुँच गए। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले रखा है, अकॉर्डिंग टू माई ब्रेन इज रिलायबल, कोई कंक्लूजन निकला? नहीं निकला, ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगी? मतलब इसमें क्या होगा? प्रीमाइजेस ही रीस्टेट हो जाएगी, तो ये कौन सी है? सर्कुलर आर्ग्यूमेंट। फिर क्या है? हैस्टी जनरलाइजेशन, हैस्टी जनरलाइज कर दिया सबको। जैसे कोई रोहतक विजिट करने आया बाहर का कोई भी पर्सन, उसने देखा कि रोहतक में ना लड़ाई हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो उसने क्या किया? सबको जनरलाइज कर दिया कि रोहतक के वाले वो आदमी ना बहुत लड़ाकू है, तो ये क्या हो गया? हैस्टी जनरलाइजेशन। इसका एग्जाम्पल एक ले रखा है मैंने, एक लड़की ड्रिंक कर रही थी,
उसको देख के सारी लड़कियों के बारे में बोल दिया कि आजकल की लड़कियां सारी की सारी ड्रिंक करती है, तो ये कौन सी फैलेसी है? हाँ। फिर है रेड हियरिंग। रेड हियरिंग का मतलब होता है ध्यान भटकाना। अब मैं आपको फैलेसी करा रही हूँ, आप एकदम से वंशिका मुझसे पूछेंगे मैम क्वेश्चन बताना है ये, तो क्या हो गया, इसने मेरा माइंड डाइवर्ट कर दिया, अब मैं इसको छोड़ के मैं इसको बताने लगी, तो ये कौन सी फैलेसी होगी? रेड हियरिंग। 2Q फैलेसी, इसका क्या होता है? क्रिटिसिज्म से ही आंसर करना, मतलब कि अब कोई आपको बोले कि पढ़ लिया कर, तो फिर आप बोलो उसे कि तू अपना तो देख ले, तो ये क्या है कि 2Q फैलेसी, आंसर विद क्रिटिसिज्म, तू कौन सा दूध का दूल्हा है, इस टाइप से। फिर आता है फैलेसी कॉज एंड इफेक्ट, मतलब लॉजिक या कॉज ही बेकार है इसमें। कैसे? अब बोल दे कि भाई पढ़ लिया अगर, तो वो बोलेगी कोई आंसर कर रहा है कि मैंने ना कटिंग करा ली इसीलिए मेरा दिमाग चलना बंद हो गया, कोई लॉजिक बना? नहीं बना, तो कौन सी फैलेसी होगी? कॉज एंड इफेक्ट। फॉल्टी कॉज, मतलब कि लॉजिक और कॉज ही बेकार है। एक आता है फैलेसी ऑफ संक कोस्ट। संक कोस्ट का मतलब हमने अकाउंटिंग में भी पढ़ा है, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है। संक कोस्ट कौन सी कोस्ट होती है? इररेलेवेंट, जिसका कोई लेना देना ही नहीं है, मतलब कि बिना प्रोडक्टिविटी हम आगे बढ़ते जाते हैं। हम जैसे मैंने एग्जाम्पल ले रखा है कि एक लड़की की शादी होगी, फिर भी जो उसका बॉयफ्रेंड था उसके घर के आगे चक्कर लगा रहा था, तो उसके चक्कर लगाने से क्या वो मान उसके पास दोबारा थोड़ी ना आ जाएगी, मतलब ये कौन सी फैलेसी होगी? संक कॉस्ट। इस फैलेसी में ना इमोशंस ऐड हो जाती है, ठीक है। फिर आता है फॉल्स अथॉरिटी। फॉल्स अथॉरिटी का मतलब क्या है? हमने मिसयूज किया अथॉरिटी का, ठीक है। फिर आती है इक्विवोकेशनल। इक्विवोकेशनल का मतलब ये होता है कि सेंटेंस सेम है बट बोलने के तरीके से उसकी सेंस चेंज हो जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल ले रखा है, एक तो मैं ये बोलूँ रुको मत जाओ यहाँ से, एक मैं बोलूँ रुको मत जाओ यहाँ से, तो दोनों जो सेंटेंस मैंने बोले हैं इन दोनों में बोलने के तरीके से ही सेंस चेंज होगी। तो ये कौन सी, अब वो समझने वाले पे डिपेंड है और बोलने वाले के वे पे भी डिपेंड है कि वो कैसे बोल रहा है। तो ये कौन सी फैलेसी होगी? इक्विवोकेशनल। फिर आता है अपील टू पिटी। ये क्या है? प्ले विद इमोशंस। इसमें क्या होता है? पर्सनल अटैक या फिर इमोशनल अपील की जाती है। दिस फैलेसी अकर व्हेन समवन सीक टू गेन एक्सेप्टेंस बाय द पॉइंट आउट अनफॉर्चुनेट कॉन्सिक्वेंसली बिलीव देम। अच्छा, अपील टू पिटी, किसी के इमोशंस से प्ले करना, तो वो कौन सी हो जाएगी? अपील टू पिटी। फिर आता है बैंड वैगन फैलेसी, भेड़ चाल। चलो उसने नेट किया मैं भी नेट कर लेती हूँ, तो ये क्या होता है? कॉपी करना दूसरों को, ठीक है। फिर आता है अपील टू फोर्स। इसका मतलब क्या है? पावर का मिसयूज करना। अपील टू फोर्स का मतलब क्या है? कि पावर का ही मिसयूज करना। अब हम नया टॉपिक करेंगे मूड्स एंड फिगर। मूड्स एंड फिगर ये टॉपिक हम यूज करते हैं आर्ग्यूमेंट की वैलिडिटी को चेक करने के लिए। इसके स्टेप्स क्या है? पहले हम चेक करेंगे कि आर्ग्यूमेंट स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी? हाँ। फिर हम चेक करेंगे इसका मूड कैसा है, वो बताऊंगी कैसे करना है आगे। फिर हम उसकी फिगर चेक करेंगे, फिर हम इसकी वैलिडिटी चेक करेंगे, ठीक है। मूड जो है ना, मूड वो पूरे आर्ग्यूमेंट का ही होता है, ठीक है। 4 प्रपोजिशन थे हमारे, कौन कौन से थी? ए ई आई ओ। ए का मतलब क्या था? ऑल। ई का नो, आई का सम नोट। मूड क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे ही बेस होता है। एग्जाम्पल देखो,
अब मूड चेक करना ना सबसे आसान है, प्रीमाइजेस 1, प्रीमाइजेस 2, कंक्लूजन। क्या पीपीसी फॉलो हो रहा है? हो रहा है, तो फर्स्ट स्टेप तो हो गया। अब इसका मूड कैसे चेक करेंगे? ये क्या है? ऑल को क्या लिखते हैं? ए। ये भी ऑल है, ए लिखेंगे, ये भी ऑल है, ए लिखेंगे। तो इसका मूड कैसा हो गया? ए ए ए। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, मिल गए 2 नंबर। कुछ ही नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, इसका मूड चेक करना है। मूड कैसे चेक होगा? हाँ ठीक है, ये क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बताएगा। एग्जाम्पल सेकंड देखो, P1 P2 C, क्या स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है? हो रहा है। तो ऑल को क्या लिखते हैं हम? सम को, और सम को आई। तो इसका मूड कैसे हो गया? ए आई आई। हो गया क्लियर? एक्सक्यूज मी, कुछ तो आएगा ही, कुछ नहीं होगा तो ऑल लगेगा। हाँ सबका मूड होता है, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लो, नो ए आर बी, सम सी आर डी, फिर बोल दूं नो, इसका मूड कैसा होगा? ई आई ई। हो गया क्लियर? बस यही चेक करना था मूड में। अब जो फिगर है ना, है तो ये भी आसान है पर थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। फिगर किससे पता लगेगी? मिडल टर्म से, ठीक। इसका एक फॉर्मूला है, ट्रिक लगा लो, डी बना लेना पहले। फिगर चेक करनी हो ना, डी बनाओगे आप। 1 2 3 4 बना लिया डी। अब चेक करेंगे फिगर। कैसे चेक करेंगे? मैंने क्या बताया, फिगर किससे चेक होगी? मिडल टर्म से, ठीक है। अब ये ले रखा है एग्जाम्पल में एम पी एस एम, इसमें मिडल टर्म क्या है? एम है, ठीक है। डी बनाया था हमने, 1 2 3 4, ये ऐसे जा रही है तो कौन सी फिगर होगी इसमें? देख के बताओ। 1, ठीक है। डी बना लिया ना, मिडल टर्म किस डायरेक्शन में है इस फिगर से देख के बताओ, ठीक है। अब ये मिडल टर्म इधर आ रही है तो कौन सी होगी? 2। 3 नहीं हो सकती, लेफ्ट राइट का भी तो देखो, ठीक है। 3 नहीं हो सकती, लेफ्ट राइट का भी तो देखना है। अब ये बताओ, मिडल टर्म यहाँ पे है तो कौन सी होगी ये फिगर? 3 होगी। अब मिडल टर्म ऐसे जा रही है तो कौन सी फिगर होगी? 4, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखो, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल ए आर सी। पहले बताओ मूड कौन? पहले देखो वैलिड स्ट्रक्चर है। प्रीमाइजेस 1, प्रीमाइजेस 2, कंक्लूजन, ठीक है। वैलिड स्ट्रक्चर है। अब इसका मूड कैसा है? ए ए ए। अब ये फिगर कौन सी है? देखो बनाओ, 1 2, कौन सी है? 4। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए और A4, ठीक है। तो मूड क्या है इसका? ट्रिपल ए और फिगर 4। बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन तो आएगा, किसी ना किसी शिफ्ट में आएगा, क्या पता हमारी में ही आ जाए, ठीक है। अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं नेक्स्ट।
ऑल ए आर बी, ऑल सी आर बी, ऑल ए आर सी, इसका मोड कैसा हो गया? ट्रिपल ए। और ये फिगर कौन सी होगी? बनाओ डी। तो कौन सी फिगर होगी? मिल गए दो नंबर। अब ये लर्न कैसे करेंगे हम? जैसे जो फिगर 1 है वो कैसे मूव होगी? लेफ्ट टू राइट। मतलब वैसे ही, वैसे तो डी बनाने के बाद ये चीज हाँ जरूरत ही नहीं है, डी बना लो, इजी हो जाए। इससे तो क्या पता गलत भी हो जाए, कंफ्यूज भी हो जाए हम, बस डी बना लेना। 1 2 3 ये 4। फिगर 2 कैसे? राइट टू राइट। फिगर 3 लेफ्ट टू लेफ्ट। फिगर 4 लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट। ये था हमारा टॉपिक मोड्स एंड फिगर का।